मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो है वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसिक्स। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं नीट के रिजल्ट की। आपने इस बार नीट का रिजल्ट देखा होगा। इस बार टॉपर के मार्क्स कितने आए? 686, यानी कि 700 के आसपास भी नहीं आ पाए। तो आप लोग खुद सोचो कि नीट का लेवल कितना हाई हो गया। तो बच्चों, यही हाल क्या अगले साल होने वाला है। अब 3-4 साल जो एनटीए है वो नीट का पेपर ऐसे ही सेट करेगा ताकि बच्चे को पता चले कि नीट का लेवल अभी भी मेंटेन है। तो आपकी बच्चों की तैयारी कैसी होनी चाहिए? आपकी तैयारी अब एकदम खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि लेवल देख लो कितना टफ आ रहा है। एंड बायो बच्चों आपका प्लस पॉइंट है। देखो, बायो की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप मेरे कहने से चल रहे हो, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हो, मेरे लेक्चर्स को लगा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, देन बायो की बच्चों गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, बाकी आपको फोकस करना है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पे। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरी जी जान के साथ, पूरी मेहनत के साथ करो, वर्क करो ही मत। अब आपने अगर सोच ही लिया है कि मुझे नीट देना है तो आप लोग बच्चों लग जाओ। बस अपने अंदर इतनी आग जगाओ ना कि आपको नींद ही ना आए कि मुझे बस नीट निकालना है, नीट 2026 निकालना है तो मतलब निकालना है। चाहे मेरी नींद हराम हो, चाहे मुझे नींद ही ना आए, चाहे मैं पढ़ते पढ़ते पागल हो जाऊं, कुछ भी हो। तो ऐसी डेडिकेशन अपने अंदर जगा लो बच्चों। ठीक है, तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो जिन बच्चों ने इसे पिछला लेक्चर नहीं देखा, आप लोग प्लीज जाओ एंड लेक्चर को देख कर आओ, बिकॉज बिना उसके आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। एंड बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ग्रेगर जोहन मेंडल। सो मेंडल के रिगार्डिंग जितनी बच्चों बातें हैं वो सब कुछ हम आज कवर करेंगे इन डिटेल। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि जो मेंडल है ये पैदा होते हैं इन 1822 एंड इनकी डेथ हो जाती है इन 1884। ठीक है, सो ही वाज बोर्न in 1822 and died in 1884। ठीक है, अब जो बच्चों मेंडल है ये कहां पैदा होते हैं? मेंडल बच्चों पैदा होते हैं इन सिसिलिया, जो कि हेंजेंडोर्फ में है। और हेंजेंडोर्फ कहां बच्चों? ऑस्ट्रिया में। इतनी बात क्लियर। सो बोर्न एट सिसिलिया, जो बच्चों कहां है? हेंजेंडोर्फ में है। और ये बच्चों कहां है? इन ऑस्ट्रिया। इतनी बात क्लियर। सो मेंडल बच्चों कहां पैदा होते हैं? इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भी कहां? इन हेंजेंडोर्फ। उसमें भी कहां बच्चों? इन सिसिलिया। ठीक है, अब जो बच्चों ऑस्ट्रिया है वो पार्ट है ऑफ द चेक रिपब्लिक। इतनी बात क्लियर। और बच्चों मेंडल को क्या बोला जाता है? मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इनको बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है, अब उसकी बात करते हैं। तो सेकंड चीज क्या कि मेंडल इज नोन एज, मेंडल को बच्चों क्या बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास मेंडल वो सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने हमें क्या बताया? मैकेनिज्म बताया था। किसका मैकेनिज्म बताया? कि जो हमारे पास जीन्स है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दी पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें बताई थी मेंडल ने। इसीलिए बच्चों इनको किसका दर्जा दे दिया गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स का। ठीक है, सो फर्स्ट person to explain about mechanism of gene transfer या फिर of gene transmission from parents to offsprings। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इतनी बात बच्चों क्लियर आपको? तो इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है? फादर ऑफ
जेनेटिक्स बोल दिया जाता है। अब बच्चों तीसरी बात हमने करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये जो बच्चों अब मैं डेट्स आपको बताऊंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जितनी भी डेट्स है आप सबको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली चीज, जब मेंडल 21 साल के थे, यानी कि ये बात है बच्चों 1843 की। सो 1843 के टाइम पे बच्चों मेंडल कितने साल के थे? 21 ईयर्स के थे। एंड बच्चों इसी एज में उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया? उन्होंने ज्वाइन कर लिया मोनेस्ट्री। वो भी कहाँ? एट ब्रुन, एज अ मॉन्क। आप लोग इनकी फोटो देख सकते हो, इनके गले में क्या ये क्राइस्ट जी का साइन है ना? तो ये क्या बन चुके थे, एक तरह से हम बोल देते हैं फादर, है ना? चर्च में क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो ये फादर वाले मॉन्क थे, वो भी कहाँ? एट ब्रुन। ठीक है, सो 1843 में जब मेंडल 21 साल के थे, एट एज ऑफ 21, ही ज्वाइंड मोनेस्ट्री। इन्होंने बच्चों क्या ज्वाइन कर ली थी? मोनेस्ट्री। वो भी कहां मोनेस्ट्री ज्वाइन करी इन्होंने? इन ब्रुन। ब्रुन क्या बच्चों? जगह का नाम है। ठीक है, ब्रुन क्या? जगह का नाम है। उसके बाद बच्चों 1847 में मेंडल साहब चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों क्या ज्वाइन करा? इन्होंने ज्वाइन करा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, जहां पे इन्होंने बॉटनी पढ़ी, इन्होंने फिजिक्स पढ़ी, और उसी के साथ साथ क्या पढ़ी बच्चों? मैथमेटिक्स पढ़ी। अब कहाँ हम लोग भागते हैं मैथमेटिक्स से, है ना? तभी तो हम बायो चूज करी है। अगर मैं 11th में मेरी क्लास थी तो मैंने बच्चे से पूछा भाई तुमने मेडिकल क्यों चूज करी, तो उसमें से 30% बच्चों का आंसर ये था कि सर मैथ्स की वजह से, हमारा पीछा छूटा मैथ्स से, तो इसलिए हमने मेडिकल ज्वाइन करी। पर उनको बेचारों को, भोले भाले शरीफ बच्चों को क्या पता कि मेडिकल में फिजिक्स में सारी की सारी मैथ्स ही है। ठीक है, तो मैथ्स से मेडिकल में कभी पीछा नहीं छूट सकता। इवन कि एमबीबीएस में जाके जब आप मशीन्स के बारे में पढ़ोगे वहां भी फिजिक्स अप्लाई होती है। एंड इवन हमारी बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज है उसके भी क्या बच्चों, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वैसे ही हमारे सर्किट्स हमारी बॉडी के अंदर भी है, वेन्स की, वेसल्स की, कैपिलरीज की। तो फिजिक्स क्या बच्चों? हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह। ठीक है, तो मैथ से और फिजिक्स से आपका पीछा कभी नहीं छूट सकता, इस बात को हमेशा याद रखना। तो बच्चों 1847 में जो मेंडल है उनको भेज दिया गया कहां? एट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। ही सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ he sent to University of Vienna for study। ठीक है, फॉर स्टडी। एंड वहां पे जाके बच्चों इन्होंने क्या? 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी की। एंड ही स्टडीड, और इन्होंने बच्चों क्या क्या पढ़ा वहां पे? सबसे पहली चीज इन्होंने पढ़ी बॉटनी। उसके बाद बच्चों पढ़ी इन्होंने क्या? फिजिक्स। एंड उसके बाद क्या पढ़ा इन्होंने? इन्होंने पढ़ी मैथमेटिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद टाइम आता है 1851 का। सो 1851 में क्या? मेंडल जी वापस आ जाते हैं मोनेस्ट्री में, और वहां पे बच्चों एक ज्वाइनिंग लेते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। मतलब वहां पे क्या? ये बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर। सो ही रिटर्न्ड टू ब्रन एंड ज्वाइंड एज सब्स्टिट्यूट टीचर, और वहां पे क्या बच्चों? वो सब्स्टिट्यूट टीचर बन गए। ठीक है, अब बच्चों मेंडल जिस मोनेस्ट्री में थे उसमें क्या? पीछे ऐसे गार्डन्स थे,
तो ये जो इमेज है बच्चों, ये असली इमेज है। एंड ये गार्डन क्या वो असली गार्डन है जहाँ पे मेंडल ने पूरे 7 साल ट्री प्लांट के ऊपर रिसर्च करी एंड इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स के बारे में बताया। ठीक है, तो ये असली इमेज है और ये मेंडल का गार्डन है। कभी अगर आप लोग घूमने जाओ हेंजेंडोर्फ में तो वहाँ पे देखना पूरा म्यूजियम बना हुआ है। अगर बाय चांस लाइफ में मुझे मौका मिला तो मैं जाऊंगा वहाँ पे एंड आपको दिखा के आऊंगा कि एक्चुअल में वो जगह कैसी थी जहाँ पे मेंडल ने काम किया था। ठीक है, मेरे बहुत से प्लान्स हैं, वो सारे प्लान्स कभी ना कभी तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बच्चों टाइम के साथ होती है। टाइम से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना कभी मिल सकता है। टाइम आने पे वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, वेट करना है एंड मेहनत करते जाना है विद पॉजिटिव एफर्ट्स। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों 1851 में जब मेंडल वापस आए, उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया एज ए सब्सटीट्यूट टीचर और तब उन्होंने बच्चों क्या गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, गार्डन में पी प्लांट को लगा दिया। अब उन्होंने वहां पे क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत से पी प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सी वेरिएशंस आई। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की सीड गोल है, किसी की रिंकल है, किसी की सीड का जो कलर है वो येलो है, किसी का ग्रीन है। तो ऐसे क्या बच्चों उनको अलग अलग वेरिएशंस देखने को। तब जाके उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर जो इतनी वेरिएशंस आ रही है और ऐसा क्या हो रहा है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तब जाके बच्चों मेंडल ने 1856 में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1863 में उनकी जो बच्चों रिसर्च थी वो कंप्लीट हो गई। तो मेंडल ने पूरे 7 साल बच्चों क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एंड बच्चों जो ये ईयर है, ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है 1856 से लेके 1863 तक, यानी कि ये 7 साल मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, सो याद रखना ये 7 इयर्स मेंडल ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। वो भी किस पे, ऑन गार्डन टी प्लांट्स, ऑन गार्डन टी प्लांट्स। एंड बच्चों इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है गार्डन टी प्लांट का, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम, इसका ईयर आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों उसके बाद अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि सर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज करा, उसने और कोई पी प्लांट चूज क्यों नहीं करा। अब इसकी बात करते हैं। तो बच्चों देखो इसके क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो बच्चों ये था कि जो पी प्लांट है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटा होता है, यानी कि जो ये प्लांट है बच्चों सिर्फ 2 से 3 मंथ जीते हैं। और एक ऐसे प्लांट है, एनुअल प्लांट है, मतलब ये पूरे साल में अपने जो सभी लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या मर जाते हैं। तो इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है। तो इसके बच्चों जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लगाऊंगा तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे। एंड मैं इजिली क्या उसको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आराम से उसको स्टडी कर सकता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो इसीलिए क्या मेंडल ने पी प्लांट चूज करा, क्योंकि एक तो इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था एंड दूसरा क्या इसकी जो नंबर है बच्चों वो ज्यादा प्रोड्यूस होता था। इसीलिए क्या उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना फटाफट बहुत इजी था। इतनी बात क्लियर। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो बच्चों पी प्लांट है वो कैसा प्लांट है, इज एनुअल प्लांट, मतलब ये पूरे साल में अपने सभी काम खत्म कर लेता है। और साथ में जो बच्चों इसकी लाइफ है वो कैसी है, शॉर्ट है, विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। कितना, ऑफ 2 to 3 months। ठीक है, तो इसीलिए क्या बच्चों इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स को एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी एनालाइज्ड। तो इसलिए क्या इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता सालों साल का कि 1 साल वेट कर रहे हैं, 2 साल वेट कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ 2 से 3 महीने में ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए, ग्रो कर गए, फटाफट हम क्या उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स can be analyzed within a short
पीरियड ऑफ टाइम। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड बात, अब बच्चों पी प्लांट के अंदर जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है वो ज्यादा होते हैं। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब होता है बच्चों अपोजिट ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक प्लांट है उसकी हाइट है टोल, तो उसका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गया? ड्वार्फ। तो टोल ड्वार्फ, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, ये सब बच्चों क्या है? अपोजिट ट्रेट्स है, कोई सेम तो नहीं है, सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो वैसे ही ट्रेट्स को बच्चों क्या बोल देते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। तो पी प्लांट में क्या जो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, जो ये वेराइटीज है वो ज्यादा होती है उसके ट्रेट्स की, इसीलिए क्या उसमें अलग अलग केसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या बच्चों मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा। तो सेकंड रीजन क्या हो गया कि इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, इट हैज मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इतनी बात क्लियर। अब थर्ड बात बच्चों क्या कि जो हमारे पास पी प्लांट है वो नेचुरली क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन, बट उसको मैं इजीली क्या क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकता हूं। तो मेंडल ने क्या इसीलिए पी प्लांट लिया क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो अपनी मर्जी से इनकी क्रॉस पोलिनेशन करवा सके। एंड पी प्लांट में क्या जो क्रॉस पोलिनेशन है वो इजीली हो सकती है, इसीलिए भी क्या बच्चों मेंडल ने पी प्लांट चूज किया। ठीक है, सो थर्ड बच्चों जो रीजन था वो क्या था कि नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन is present in pea plant and can also cross pollinate artificially and can also cross pollinate artificially। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद जो फोर्थ रीजन है वो क्या था? पी प्लांट को कल्टीवेट करना इजी होता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या मेंडल ने इसको चूज करा। सो फोर्थ ऑप्शन बच्चों क्या आ गया कि पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, मतलब इसको बच्चों कल्टीवेट करना आसान है। एंड लास्ट बच्चों क्या, अब जो पी प्लांट की सीड का साइज है वो लार्ज होता है, तो इसीलिए क्या मेंडल ने चूज करा इसको, ताकि उसको जो स्टडी करना है वो आसान हो जाए। ठीक है, सो पी सीड्स आर लार्ज। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास 5 रीजन है जिसकी वजह से मेंडल ने क्या चूज किया? पी प्लांट चूज करा। इतनी बात क्लियर। अब मेंडल ने बच्चों पी प्लांट के अलावा और भी प्लांट्स के ऊपर काम किया था, जैसे कि राजमा हो गया या होप वीड हो गया, पर उसका जो बच्चों एक्चुअल रिजल्ट था वो पी प्लांट से ही मिला, इसीलिए क्या हम पी प्लांट को स्टडी करते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों उसके बाद टाइम आता है मेंडल का जो काम है उसको पब्लिश करने का। तो 1865 में बच्चों मेंडल ने क्या किया? अपना काम पब्लिश किया, मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च फाइंड करी कि कैसे जो जीन्स है वो इनहेरिट होते हैं, मतलब कैसे जो जीन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, उस चीज को उसने पब्लिश किया। कब? इन 1865। ठीक है, सो 1865 में बच्चों क्या हुआ? मेंडल ने पब्लिश किया अपना काम। सो मेंडल पब्लिश्ड his work on inheritance of one gene on inheritance of gene, one gene नहीं gene, वो आगे पढ़ेंगे जाके। on inheritance of one gene, but यहां पे बच्चों मेन बात क्या, जो मेंडल का ये काम है बच्चों वो क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, मतलब किसी को उसके काम के बारे में पता ही नहीं चला। तो एक्चुअल में जो उसका काम है वो कब चला पता कि जो हमारे पास मेंडल है उसने इतना अच्छा काम किया? वो बच्चों पता चला था 1900। ठीक है, तो जो ये 34 साल है, 34 साल तक जो बच्चों मेंडल का काम है वो कैसा रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। इतनी बात क्लियर। बट
his work remain unrecognized till 1900। ठीक है, सो 1900 तक जो मेंडल का ये काम था, इतना अच्छा काम था, वो क्या रहा बच्चों, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, यानी कि उसके काम के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। तो बच्चों हमने बात करनी है उन रीजंस की कि जो मेंडल का काम है वो 1900 तक क्यों किसी को पता नहीं चला या क्यों वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। तो चलिए वन बाय वन उन सभी रीजंस की बच्चों बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे मेंडल का जो काम है वो रीडिस्कवर हुआ एंड किसने किया, एंड फिर कैसे पता चला कि मेंडल ने इतना बढ़िया इतना बखूबी काम किया था। ठीक है, तो चलिए अब मेंडल का बच्चों जो काम है वो क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड। सो मेंडल वर्क रिमेन unrecognized for 34 years because of, सबसे पहला रीजन क्या। अब देखो बच्चों 1865 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे बच्चों क्या जो कम्युनिकेशन है वो इतना इजी नहीं था जितना आजकल के टाइम पे है। अब बात हो रही है बच्चों 100 साल पहले की, 1865, यानी कि उस टाइम देखा जाए तो ना ही कोई रेडियो था, ना ही मतलब कुछ और सोर्स था जिससे वो कम्युनिकेट कर सके आपस में। उस टाइम क्या होता था कि साल में एक बार मीटिंग होती थी, तो जितने भी अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट है वो सब आपस में आते थे, बैठते थे, मीटिंग करते थे और क्या जो जो उनका काम था उसको बताते थे, तब जाके पता चल पाता था कि ये इसने काम करा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या जो कम्युनिकेशन है वो आसान नहीं थी करना और बहुत मुश्किल था कम्युनिकेट करना। इसी वजह से क्या जो बच्चों मेंडल का काम है वो सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही रह गया, उससे बाहर वो जा ही नहीं पाया, तो इसलिए क्या रहा, वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। कम्युनिकेशन, आजकल तो व्हाट्सएप है, गूगल है, ठीक है, मतलब बहुत से सोशल मीडिया रिसोर्सेज जिससे हम फटाफट अपनी जो बातें हैं, जो अपनी मैसेजेस है, जो रिसर्च वर्क है उसको फटाफट बता सकते हैं। आजकल आप खुद ही देख लो, एक कुछ ऊट पटांग सी हरकत कर दो और उसको डाल दो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आप एक रातों रात वायरल हो जाओगे। और कहाँ एक बंदा जो सालों से मेहनत कर रहा है बेचारा, उसका जो वायरलिटी है वो होती ही नहीं है। अब मुझे देख लो, अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब मेरी वीडियोस को सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे ही देख पाते हैं, उसके अलावा क्या ये जो वीडियो है आगे जा ही नहीं पाती है ना। तो ऐसा ही क्या हुआ बच्चों, उस टाइम पे हुआ, पर ये क्या आजकल के टाइम पे कम्युनिकेशन इजी है, उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज नाउ, एज इट इज नाउ। ठीक है, इन those days and his work, and जो बच्चों इनका काम है could not be widely published, could not be widely published। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड रीजन, अब सेकंड रीजन क्या आया। अब देखो मेंडल ने बच्चों क्या कहा कि जॉन से जीन्स है। अब पहली बात तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मेंडल ने जीन्स को फैक्टर बोला था। ठीक है, तो अब मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर्स है यानी कि जो जीन्स है वो कैसी यूनिट है, वो स्टेबल है एंड डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एकदम अलग, डिस्टिंक्ट है। और यही यूनिट बच्चों क्या करती है, जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स है उसको कंट्रोल करती है एंड उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला कि इट इज स्टेबल एंड डिस्क्रीट। पर नेचर में क्या बच्चों बहुत सी वेरिएशंस देखने को मिल रही थी विद इन द सेम स्पीसीज
एंड विद इन दी अदर स्पीसीज। तो जो उसके कॉन्टेम्पररीज थे, यानी कि जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे जो उसके सेम टाइम पीरियड में काम कर रहे थे, उनको ये बात जची नहीं। क्योंकि अगर मेंडल के हिसाब से जीन स्टेबल है, डिस्क्रीट है, तो वेरिएशन क्यों आ रही है हमारे नेचर में, उनका ये कहना था। तो इसी वजह से क्या बहुत से साइंटिस्ट ने मेंडल का जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स था, फैक्टर्स था, उसको माना ही नहीं। इतनी बात क्लियर। सो सेकंड चीज बच्चों क्या हो गई, यही। अच्छा, जो वो दूसरे साइंटिस्ट है वो पता क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि जो नेचर में वेरिएशन है वो आती है बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, ब्लेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जो आपस में जीन्स है वो ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या आती है, वेरिएशंस आती है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि हमारे पास ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर ब्लेंडिंग होती तो हमारे जो कैरेक्टर्स है वो सारे आपस में मिक्स हो जाते, और हम क्या फिर बन जाते, हम कुछ और ही बन जाते, जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी सोचना कि अगर आपके जो जीन्स है, जो आपके क्रोमोसोम्स है, वो आपस में मिक्स हो गए कैरेक्टर्स वाले, तो आप क्या बन जाओगे। तो आपके अंदर मतलब पता क्या होगा कि हाफ टाइम मम्मी जैसे, हाफ टाइम पापा जैसे, तो ऐसा कुछ जीन्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। ऐसे ग्रीड होता है, रंग बदलता है ना, तो वैसी आपकी बॉडी क्या अपने रंग बदलेगी, तो वैसा। तो मेंडल ने क्या, जो ब्लेंडिंग ऑफ क्रोमोसोम्स वाला कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। पर दूसरे साइंटिस्ट क्या उसको मानते थे, तो इसी वजह से क्या जो उसके कॉन्टेम्पररीज है उन्होंने उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करा। इतनी बात क्लियर। तो अब इसको लिख लो। तो सेकंड बच्चों क्या आ गया कि his concept of genes, his concept of genes या फिर फैक्टर्स मेंडल के टर्म्स में एज stable and discrete unit that controlled the expression of traits and of the pair of alleles जो आपस में क्या बच्चों ब्लेंड नहीं होते, alleles which do not blend with each other was not accepted by his contemporaries, was not accepted by his contemporaries। याद रखना, ठीक है, by his contemporaries, क्योंकि नेचर में वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। For the apparently continuous variation seen in nature, क्योंकि बच्चों नेचर में क्या कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। इतनी बात क्लियर। चलिए अब बच्चों बात करते हैं थर्ड रीजन की। अब देखो बच्चों, मेंडल ने क्या बोला कि जो हमारे पास जीन्स है वो कैसी यूनिट है, स्टेबल है, एंड कैसी है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टिंक्ट होता है, मतलब जिसको जो एकदम अलग है, ये होता है डिस्क्रीट का मतलब। अब जो बच्चों मेंडल का काम है उसने हमें ये बताया कि जो हमारे पास जीन्स है वो कैसी है, डिस्क्रीट यूनिट है। पर मेंडल क्या बच्चों जो ये बात है इस चीज का प्रूफ नहीं दे पाया, मतलब वो जो फिजिकल प्रूफ है कि वो कैसे होते हैं, किससे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, तो मेंडल क्या बच्चों वो बात बता नहीं पाया। तो इसीलिए क्या जो मेंडल का ये वर्क है वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ ही नहीं था। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका थर्ड रीजन। ठीक है, सो लिख लो कि
मेंडल के काम ने क्या सजेस्ट किया? मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट कि जो फैक्टर्स है यानी कि जो जीन्स है वो क्या है? वर डिस्क्रीट यूनिट। एंड ये बात बच्चों ठीक थी, ये नहीं कि ये बात गलत थी, पर मेंडल के पास क्या इस बात के लिए कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। वह डिस्क्रीट यूनिट and he could not provide any physical proof for the existence of factors or what they are made up of, what they are made up of, और वो किसके बने हैं। तो ये क्या बच्चों मेंडल नहीं बता पाए। इसी वजह से क्या जो उनका ये थ्योरी है वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। इतनी बात क्लियर। एंड बच्चों इसके बाद लास्ट बात क्या, अभी मैंने आपको बताया कि मेंडल ने कॉलेज में क्या क्या स्टडी किया था। उन्होंने स्टडी किया था बॉटनी, फिजिक्स और साथ में मैथमेटिक्स। तो मेंडल बच्चों सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास क्या यूज किया, जिन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करा। किसका यूज करा? मैथमेटिक्स का यूज करा बायो में। अब कई साइंटिस्ट देख के चौंक गए कि ये भाई साहब ये साइंटिस्ट बावला हो चुका है, ये बायो में मैथ्स का यूज कर रहा है। अब बायो एक अलग ब्रांच है साइंस की, मैथ्स एक अलग ब्रांच है, तो इन दोनों को आपस में इसने कैसे मिक्स कर दिया और रिजल्ट्स कैसे इसने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाकर, प्रोबेबिलिटी लगाकर, स्टैटिस्टिक्स लगाकर कैसे इसने रिजल्ट फाइंड कर दिए। ठीक है, तो कई साइंटिस्ट को क्या ये बात हजम नहीं हुई कि इन्होंने मैथ्स का यूज करा। अब जलने वाले लोग जलते रहेंगे पर जलो मत रीस करो, वही बात होगी जो ट्रक के पीछे लिखी होती है ना। तो इसी वजह से क्या इनकी थ्योरी बच्चों एक्सेप्ट नहीं हो पाई। इतनी बात क्लियर, क्योंकि इन्होंने क्या यूज किया? मैथ्स का यूज किया था। सो फोर्थ बात क्या बच्चों कि मेंडल्स अप्रोच of using mathematics to explain biological phenomenon was totally new, वो एकदम नए थे। and unacceptable to many biologists of his time। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो मेंडल का बच्चों काम है वो कैसा रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। तो बच्चों सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि मेंडल की डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ डेथ क्या है। उसके बाद ये कहाँ पैदा हुए और इनको क्या बोला जाता है। फिर हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, लाइक 1843, 1847, 1851, 1856 टू 1863 इनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड। उसके बाद 1865 में क्या हुआ, इनका जो काम है वो पब्लिश हुआ, पर वो क्या रहा बच्चों? 34 साल तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। उसके बाद जो उनका बच्चों काम है वो क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, हमने उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करी। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं कि मेंडल का जो काम है वो कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ एंड कब जाके जो मेंडल का काम है उसकी रीडिस्कवरी हुई। अब बच्चों मेंडल की डेथ हो जाती है कब? इन 1884। ठीक है, कब? इन 1884।
एंड उसके 16 साल बाद बच्चों जो मेंडल के पोस्टुलेट्स है वो क्या होते हैं, रीडिस्कवर्ड होते हैं इन 1900। वो भी किसके द्वारा, इन 3 फेमस साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन, ह्यूगो मैरी दी व्रीस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शमाक। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया और मेंडल को बच्चों इतना फेमस कर दिया कि जो वो अपने टाइम में नहीं हो पाया। तो देखो ये होते हैं साइंटिस्ट, ऐसे होने चाहिए। अगर ये चाहते तो मेंडल का जो काम था उसका पूरा का पूरा क्रेडिट खुद भी ले सकते थे, बट नहीं, इन्होंने उसकी मेहनत को देखा, क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी क्या बच्चों कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आए। तो इन्होंने क्या जो क्रेडिट है वो सारा किसको दिया, मेंडल को दिया। इतनी बात क्लियर। तो याद रखना है तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बच्चों कि आफ्टर 16 years of Mendel's death, in 1900 मेंडल के जो बच्चों पोस्टुलेट्स हैं इन 1900 मेंडल पोस्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड। ठीक है, वो बच्चों क्या हुए, दोबारा से डिस्कवर हुए। ठीक है, एंड जो बच्चों ये रीडिस्कवरी है इट वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये तीनों साइंटिस्ट क्या अलग अलग फील्ड के थे, ये तीनों साइंटिस्ट ने एक साथ नहीं किया, अलग अलग किया, इंडिपेंडेंटली किया। सो rediscovery was done by 3 scientists independently। ठीक है, 3 scientists independently। इतनी बात क्लियर। और वो साइंटिस्ट कौन थे, ह्यूगो मैरी दी व्रीस, बोलो मेरे साथ, ह्यूगो मैरी दी व्रीस, ह्यूगो मैरी दी व्रीस। उसके बाद कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। उसके बाद एरिक वॉन शमाक, कौन, एरिक वॉन चेमाक, कौन, एरिक वॉन चेमाक। इतनी बात क्लियर। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि इन्होंने कैसे रीडिस्कवरी करी एंड किस पे एक्सपेरिमेंट करा था। तो अब जो बच्चों हमारे पास है ह्यूगो मैरी दी व्रीस, ह्यूगो मैरी दी व्रीस ने बच्चों एक्सपेरिमेंट करा किस पे, ऑन इवनिंग प्राइमरोस। इस पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो मेंडल के रिजल्ट है बच्चों उसको रीपब्लिश करा। कहां रीपब्लिश करा, इन फ्लोरा मैगजीन। ठीक है, कहां रीडिस्कवर किया, इन फ्लोरा मैगजीन। कब किया, इन 1901। ठीक है, इन 1901। सो याद रखना। अब बीच बीच में बोलते बोलते ना जोश आ जाता है मेरे अंदर, फिर ऐसा होता है कि मैं फटाफट बोल दूं, क्या बोलूं पहले, तो ऐसा दिमाग में ना मैशअप मिक्सअप हो जाता है चीजों का, तो पता नहीं क्या ही बोल देता मैं कभी कभी बीच में। सो बच्चों जो ह्यूगो मैरी दी व्रीस है इसने एक्सपेरिमेंट करा था किस पे, ऑन इवनिंग प्राइमरोस। किस पे करा, ऑन इवनिंग प्राइमरोस। सेकंड चीज कि बच्चों इन्होंने अपने काम को मतलब मेंडल के काम को रीपब्लिश करा इन 1901, वो भी किसमें, इन फ्लोरा मैगजीन। ठीक है, सो इन्होंने क्या करा, मेंडल के काम को रीपब्लिश करा विद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। दिस टाइम ही रीपब्लिश्ड द मेंडल रिजल्ट्स इन 1901। ठीक है, इन 1901 किसमें, इन फ्लोरा मैगजीन, इन फ्लोरा मैगजीन। ठीक है, सो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, इन फ्लोरा मैगजीन। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे पास कौन, कार्ल कोरेंस। अब बच्चों कार्ल कोरेंस ने हमारे पास क्या, मेंडल के 2 लॉज थे।
आगे जाके हम मेंडल के 3 लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ये लॉज बच्चों आप लोग 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हो, पर इस बार हमने क्या इनको डिटेल में समझना है। तो कार्ल कोरेंस ने जो वो 2 लॉज है, कौन कौन से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, इन दोनों लॉ को बच्चों किसने दिया, कार्ल कोरेंस ने दिया। सो याद रखना, सो कोरेंस ने क्या दिया, कोरेंस गेव 2 लॉज ऑफ मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म के इन्होंने 2 लॉज दिए, और बच्चों उन लॉज को क्या बोल दिया जाता है, उन लॉज को बोल दिया जाता है लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्या बोल दिया जाता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी, या फिर इनहेरिटेंस, या फिर मेंडलिज्म, या फिर मेंडलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ बच्चों जो दिया वो कौन सा था, फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनके बारे में बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो, अभी बस आप नाम याद रखो। एंड सेकंड लॉ क्या दिया, सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। सो इस बात को एकदम अच्छे से याद रखना है आपको, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों इसके बाद आते हैं हमारे पास एरिक वॉन चेमाक। अब बच्चों एरिक वॉन चेमाक ने क्या करा, इन्होंने अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, जैसे सेम गार्डन पी प्लांट पे किया, जिया मेस पे किया, और सोलेनम स्पीसीज के प्लांट्स के ऊपर करा। ठीक है, तो याद रखना कि इन्होंने क्या करा बच्चों, एक्सपेरिमेंट करे, किस पे, एक्सपेरिमेंट करे ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे इन्होंने बच्चों रिजल्ट निकाले और हमारे पास मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर करा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। अब बच्चों लास्ट बात बचती है क्या, अब हमने पढ़ने हैं बच्चों कुछ रीजंस, कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुए। ठीक है, तो वन बाय वन अब लास्ट इन रीजंस की बात करते हैं, उसके साथ बच्चों मेंडल की जितनी भी डिटेल है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या थी, और मेंडल ने बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो क्या लिया था, और क्यों लिया, और कैसा लिया था। तो वो सारी बातें बच्चों हम लोग करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। इतनी बात क्लियर, तो चलो फटाफट पढ़ते हैं अबाउट द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल सक्सेस के क्या क्या रीजंस थे। तो बच्चों सबसे पहला रीजन मेंडल की सक्सेस का क्या था, वो था कि उन्होंने जो स्टडी है वो सिर्फ करी एक करैक्टर को लेकर, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 करैक्टर्स को लेकर। अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने करी जल्दी, मतलब उनका ये था कि हम फटाफट सभी करैक्टर्स को एक साथ स्टडी कर ले, एक साथ ऑब्जर्व कर ले, और फटाफट क्या दे दे, रिजल्ट दे दे। पर मेंडल ने ऐसा नहीं करा। मेंडल ने क्या करा बच्चों, एक टाइम पे 1 या 2 करैक्टर्स को स्टडी करा। इसी वजह से क्या, जो मेंडल का रिजल्ट है वो जल्दी आया, और कैसा आया बच्चों, एक्यूरेट आया। तो जल्दबाजी लाइफ में कभी नहीं करनी, हमेशा धीरे धीरे सक्सेसफुल बनते हैं, एकदम से नहीं बनते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या बच्चों, कि मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, तो उसने एक बारी में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही स्टडी करा कि ये कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं। अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स, यानी कि इसके समय में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो उनको बोल दिया प्री
डिसाइजर्स who had considered who had considered many character at a time who had considered many character at a time। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इस वर्ड की जगह हमें और कुछ भी तो लिखवा सकते थे, आसान सा कुछ, है ना। पर बच्चों अगर मैं आपको इस वर्ड की जगह कुछ और आसान वर्ड लिखवा दूं, तो अगर बाय चांस मान लो कि पेपर में ये वर्ड आ गया प्री डिसाइजर्स, तो आप लोग फिर कहाँ से समझोगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसीलिए जो वर्ड्स मेन है हमारे नीट के लिए, मैं वही वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में उसका मैं आपको मतलब समझाता जा रहा हूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, उन वर्ड्स का मतलब इसके साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो समझने। इसीलिए क्या बच्चों, हमें ये वर्ड्स को लिखना और समझना जरूरी है। क्वेश्चंस में क्या यही वर्ड की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। अब बच्चों सेकंड चीज, सेकंड चीज क्या, अब मेंडल ने बच्चों जो स्टडी के लिए प्लांट है वो कौन सा सिलेक्ट किया था, पी प्लांट। इसी वजह से क्या मेंडल सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अगर वो कोई और प्लांट चूज करता तो उसको स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाता। अभी मैंने बताया था आपको कि पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों चूज करा, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है बच्चों वो शॉर्टर था, ठीक है, और कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है, इसी वजह से। तो सेकंड रीजन बच्चों क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स फॉर स्टडी, ठीक है, फॉर स्टडी। उसके बाद बच्चों थर्ड रीजन क्या आया, अब देखो बच्चों, अब मेंडल ने यहां पे क्या करा, जो करैक्टर्स थे उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज करा, यानी कि उसने उनको नंबर्स के बेसिस पे एनालाइज करा। ऐसे नहीं है कि जस्ट उसको मुंह जुबानी या फिर ऐसे ही सिंपल लिख दिया, नहीं, उसने नंबर के बेसिस पे उन करैक्टर्स को एनालाइज करा। फॉर एग्जांपल 10th का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब हमने टोल और ड्वार्फ की आपस में क्रॉसिंग करवाई थी, तो हमारे पास क्या आया था, टोल प्लांट आए थे, ड्वार्फ प्लांट आया था, और उसकी रेशियो हम क्या लिखते हैं, 3:1 या 1:2:1। तो बच्चों जो ये नंबर लिखा 3:1, 1:2:1, ये सब क्या है, क्वांटिटी है, नंबर्स है। तो मेंडल ने जो क्वालिटेटिव करैक्टर्स है, क्वालिटेटिव करैक्टर्स का मतलब क्या, वो करैक्टर्स जो हमें दिख रहे हैं उसको उसने कैसे एनालाइज करा, बाय क्वांटिटेटिव मेथड। यही रीजन क्या बना, उसकी सक्सेस का रीजन बना। तो इस बात को याद रखना कि मेंडल ने बच्चों क्या करा, मेंडल ने क्वांटिटेटिवली यानी कि नंबर के बेसिस पे एनालाइज करा, क्वांटिटेटिवली एनालाइज किसको, करैक्टर्स को, वो भी कौन से करैक्टर्स को, जो इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी, द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव करैक्टर्स, है ना, जैसे टोल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल, ग्रीन, येलो, वो सभी करैक्टर्स कैसे हैं बच्चों, जो आपको दिखते हैं। तो ऐसे करैक्टर्स को जो क्लियरली विजिबल हो और एकदम डिस्क्रीट टाइप के हो, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वालिटेटिव करैक्टर्स। इतनी बात क्लियर। तो यही बच्चों क्या मेंडल की सक्सेस का रीजन था, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ रीजन क्या बना, मेंडल ने उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उस सबका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा, यानी कि जितने भी रेशियोस, जितने भी नंबर्स थे उस सबको उसने एक रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करके रखा कि इससे प्रीवियस जनरेशन का रिजल्ट क्या आया था, इससे पीछे का रिजल्ट क्या था, कौन से नए कैरेक्टर्स ऐड हुए। तो उसका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसको मेंटेन करके रखा, ठीक है। सो ही मेंटेन्ड the statistical records of all the experiments, ठीक है, सभी एक्सपेरिमेंट्स की। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों फिफ्थ रीजन क्या, अभी ऊपर मैंने आपको मेंडल का वो गार्डन दिखाया था, है ना। तो बच्चों जो उसका सैंपलिंग साइज था, मतलब जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहां पे उसने जो प्लांट्स है उसको बहुत लार्ज नंबर पे ग्रो करवाया था,
है ना। तो यहाँ पे लार्ज सैंपलिंग साइज बच्चों क्या बना, उसका रीजन बना सक्सेस का, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स उतना ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बना, उसका रीजन बना। मेरा गला सूख गया बोल बोल के, जरा 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लूं। सो सॉरी, लगातार यार मैं बोलता हूँ ना, गला बैठ जाता है, तो इसी वजह से ना फिर बीच में दिक्कत होती है। चलो, अब बच्चों कहाँ बात कर रहे थे हम, हाँ, तो 5वां रीजन बच्चों क्या था इसकी सक्सेस का, कि जो बच्चों इनका एक्सपेरिमेंट है, हिज एक्सपेरिमेंट्स had a large sampling size। ठीक है, देन बच्चों 6th लास्ट रीजन क्या हुआ, कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है उसमें किसका यूज करा, स्टैटिक्स का यूज करा और मैथमेटिक्स का यूज करा। वही बच्चों क्या बना हमारे पास, रीजन बना इनकी सक्सेस का। तो लास्ट रीजन क्या है बच्चों, यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या 6 रीजंस है जिसकी वजह से जो मेंडल है वो सक्सेस हुआ। इतनी बात क्लियर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने ज्यादा थ्योरी पार्ट पढ़ा, तो ये बच्चों जितना भी थ्योरी पार्ट हमने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस थ्योरी पार्ट को आपको अच्छे से बच्चों याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर क्या बच्चों, बहुत ज्यादा इजी होने वाला है एंड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द टेक्निक विच इज यूज्ड बाय मेंडल। तो वो बड़ा मजेदार पार्ट है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे एकदम बढ़िया पिक्चर्स के साथ, एकदम बढ़िया एनिमेशंस के साथ। ठीक है, तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। हम मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।